नमस्ते। नई परख के दर्शकों के साथ सीधा संवाद करने का ये प्रक्रिया अब मुझे भी आनंद देने लगी है। आपकी टीका टिप्पणियों से लग रहा है कि नई परख देखने सुनने वाले भी मेरे साथ यह सीधी, संक्षिप्त, सटीक और बिना किसी हेर-फेर के की जाने वाली बातचीत को पसंद करने लगे हैं। आज की चर्चा एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम पर होगी, जिसका मतलब निकालने की कोशिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसे अभी तक ठीक से डिकोड नहीं किया गया है। और यह घटना है जो सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजकल भाजपा के चुनावी प्रदर्शन, चाहे फिर वो जीत हो या हार हो, का श्रेय लेने की खुली कोशिश करता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नई परख के दर्शकों को यह बहुत मानीखेज लगेगा कि इस सिलसिले का गहरा ताल्लुक प्रधानमंत्री के नागपुर दौरे से है, प्रधानमंत्री पद के भविष्य से है और उस अभी तक अज्ञात नेता से है जो पृष्ठभूमि में है, जिसके चेहरे पर भी रोशनी नहीं पड़ी है, क्योंकि जिसके नेतृत्व में भाजपा संघ के आदेश पर 2029 में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। सवाल यह है कि क्या संघ पहले चुनावी जीत का श्रेय नहीं लेता था? जी नहीं। संघ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की मदद करता था, थोड़ी बहुत नहीं, जम के मदद करता था। चुनाव के ठीक पहले उन स्वयंसेवकों को भी सक्रिय कर दिया जाता था जो अन्यथा घरों पर निष्क्रिय बैठे रहते थे और जिनकी भूमिका शाखा जाने से के अलावा कुछ नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही चुनाव आता था, संघ का एक एक स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र में सक्रिय हो जाता था। वहां के स्थानीय प्रचारक उसे खास तौर से सक्रिय करने की भूमिका लेते थे, कार्यक्रम लिया जाता था और जितनी भी शक्तियां थी वो पहले किसी जमाने में भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में जुट जाती थी। लेकिन संघ ये कोशिश कभी नहीं करता था कि वो जीत का श्रेय खुद ले और ऐसा कोई दावा करे कि देखो हमने ऐसा किया इसलिए ये चुनाव जीते। वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों या पिछले 10 साल से चाहे नरेंद्र मोदी रहे हों या स्थानीय स्तर का कोई बड़ा नेता हो, संघ हमेशा करता ये था कि संघ की कोशिशों से भाजपा जीतती थी, संघ की कोशिशें ही भाजपा की जीत में प्रमुख भूमिका निभाती थी, लेकिन वो श्रेय वो अपनी राजनीतिक भुजा भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेने देता था। लेकिन अब क्या होता है? अब होता यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान ही संघ की तरफ से इस तरह के वक्तव्य आने लगते हैं कि उसके कितने कार्यकर्ता, कितने स्वयंसेवक कहां-कहां क्या-क्या काम कर रहे हैं। संघ कौन सा मास्टर स्ट्रोक मारने वाला है। संघ मतदाताओं की किस किस तरह गोलबंदी कर रहा है। संघ बहुत मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, इस बात की खबरें लीक की जाती हैं, इस बात के घुमा-फिरा के वक्तव्य दिए जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह के मैसेज जारी किए जाते हैं और कुल मिलाकर छवि ये छोड़ने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जो इस पूरे चुनाव को माइक्रो मैनेज कर रहा है। और जब नतीजा आता है, अभी तक जितने नतीजे आए हैं, मेरे ख्याल से झारखंड का चुनाव और कश्मीर का चुनाव छोड़ के बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से चुनाव जीती है। हर जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्पष्ट रूप से बुलंद आवाज में चुनाव का श्रेय लिया है और झारखंड जहां वो चुनाव हार गई भाजपा, वहां भी संघ ये कहने में नहीं हिचका कि उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, वोट नहीं मिले, भाजपा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जो कुछ भी हुआ वहां पर उसके पीछे संघ की मेहनत, संघ की योजना, संघ का परिश्रम था। सवाल यह है कि संघ ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी संघ को क्या जरूरत क्या है? संघ तो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, वह अपने को राजनीतिक संगठन तो कहता नहीं। जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो संघ के नाम से नहीं लड़ते, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से लड़ते हैं। इसको समझने के लिए हमें मोदी और संघ के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते की जटिलता को समझना होगा। साथ ही 2029 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें संघ क्या करना चाहता है, उसकी दूरगामी योजना है, उसको उस रिश्ते के साथ में और संघ की इस नई कोशिश के साथ में, यानी चुनावी जीत का श्रेय लेने की कोशिश के साथ में जोड़ के देखना होगा। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझाने के लिए मैं पहली बात तो आपके सामने ये पेश करूंगा कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके बीच में एक तथ्यात्मक रिश्ता क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के मुकाबले नरेंद्र मोदी और संघ के रिश्ते के बीच का फर्क क्या है? पहली बात तो समझने की यह है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में मोहन भागवत से वरिष्ठ हैं। जब मोहन भागवत भी प्रचारक थे और नरेंद्र मोदी भी प्रचारक थे, उस वक्त उसमें नरेंद्र मोदी उनके मुकाबले सीनियर थे। संघ के बीच में, संघ के अंदर एक पद बहुत प्रचलित है, संघ आयु, यानी संघ के लिए कितने वर्ष कोई व्यक्ति काम कर रहा है। हर व्यक्ति की जो जैविक आयु होती है वो अलग होती है,
लेकिन बायोलॉजिकल एज अलग होती है। लेकिन संघ के अंदर जो काम कर रहा है वो संघ आयु क्या है, उस संघ आयु के लिहाज से नरेंद्र मोदी की संघ आयु मोहन भागवत की संघ आयु से अधिक है। और इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझते हैं और उन्होंने संघ और भाजपा के बीच में जो संबंध है उन संबंधों में इस पहलू को खूब जम के इस्तेमाल भी किया है। दूसरी, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी से नरेंद्र मोदी के बीच में फर्क यह है कि अटल जी बहुत लोकप्रिय नेता थे, उनका बड़ा सम्मान था। अडवाणी जी संगठन में बहुत लोकप्रिय थे, ताकतवर थे, उनका बड़ा सम्मान था। लेकिन उनके बारे में ये कभी नहीं कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जितने वोट मिलते हैं इन दोनों नेताओं की वजह से कुछ वोट उन्हें अतिरिक्त मिलते हैं, ऐसा कभी नहीं कहा गया। लेकिन मोदी शुरू से ही कुछ ऐसे वोट लाते रहे हैं जो अगर मोदी नहीं होंगे तो भाजपा को नहीं मिलेगा। 2014 में उनके दम पर भाजपा को बहुमत मिला, इसमें किसी कोई शक नहीं है, संघ भी इस बात को मानता है। 2019 में उनके दम पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, संघ भी इस बात को मानता है। और संघ भी इस बात को मानता है कि केवल मोदी ही हैं जिनके नेतृत्व में भाजपा को 2 बार स्पष्ट बहुमत मिला। इससे पहले कोई भी नेता कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसका कितना भी सम्मान क्यों ना हो, वो कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, कितना भी किसी तबके में लोकप्रिय क्यों ना हो, वो कभी भी बहुमत नहीं ला पाया। तो ऐसे नेता को जिसने 2 लोकसभा चुनाव जिताए और न जाने कितने विधानसभा चुनाव जिताए, उसको 2029 से पहले सीन से हटाना, रिटायरमेंट के कोने में धकेल देना और फेज आउट करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन संघ 4 जून 2024 के बाद से इस योजना के ऊपर बहुत ही चतुराई के साथ में, एक नियोजन के साथ में काम कर रहा है, ताकि बिना किसी हंगामे के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी लफाजी के धीरे धीरे नरेंद्र मोदी राजनीतिक नजारे के में सामने से हटते हुए धीरे धीरे किनारे चले जाएं और उनकी जगह कोई नया नेतृत्व धीरे धीरे करके उभर के आए और बड़े स्वाभाविक रूप से मोदी जी की जगह ले ले। ये पूरी प्रक्रिया चालू है। मैं ये मानता हूं कि चुनावी जीतों का श्रेय लेने की परिघटना उसी प्रक्रिया का पहला चरण है। इस पहले चरण को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं के बीच में यह बात रही, अगर वोटरों के बीच में यह बात रही कि मोदी की लोकप्रियता के दम पर ही भाजपा को बहुमत प्राप्त होता है और भाजपा को सफलता प्राप्त होती है, तो मोदी को हटाकर दूसरे नेता को स्थापित नहीं किया जा पाएगा। और अगर किया भी गया, जोर जबरदस्ती किया भी गया, संघ ने अपने रुतबे की दम पर स्थापित भी किया, तो वो नेता चुनाव में बुरी तरीके से हार जाएगा। न कार्यकर्ता उसका ठीक से समर्थन करेंगे और न ही भाजपा का जनाधार उसका ठीक से समर्थन करेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को धीरे धीरे फेस आउट किया जाना जरूरी है। ध्यान कीजिए कि अभी से लेकर 2029 तक होना क्या क्या है। कम से कम 12 विधानसभाओं के चुनाव होने बाकी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नए उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी जी की आयु तकरीबन 79 साल की होगी, यानी 80 साल से 1 साल कम। इसलिए संघ के लिए बहुत जरूरी है कि भविष्य के नेतृत्व के बारे में अभी से तैयारी शुरू कर देना। और मोदी जी जो बहुत दबदबे वाले नेता हैं, जब वो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो केवल जनता के लिए नहीं कहते, वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भी कहते हैं, हिंदुत्ववादियों के लिए भी कहते हैं कि हमारे 56 इंच का सीना है। जैसे 56 इंच के सीने वाले बंदे को कैसे रिटायरमेंट का पैकेज दिया जाए, ये कोई बहुत छोटा मोटा काम नहीं है और संघ बड़ी होशियारी से इस काम को करना चाहता है। इसीलिए 2029 से 1.5-2 साल पहले यह जरूरी है कि पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, संघ के भीतर, संघ के बाहर और भाजपा का जो जनाधार है उसके बीच में स्थापित कर दिया जाए कि अब विधानसभा के चुनाव मोदी जी की वजह से नहीं जीते जाते, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह जीते जाते हैं। मोदी जी हैं, वो भाषण देने के लिए जाते हैं, हर चुनाव में 3-4-5 रैलियां करते हैं और इसीलिए मोदी जी विधानसभा चुनावों में पहले के मुकाबले कम भागीदारी कर रहे हैं, कम दौरे कर रहे हैं, कम रैलियां कर रहे हैं। और यहां तक कि जो केंद्र सरकार का कामकाज है प्रशासन का, उसमें भी मोदी कम हिस्सा ले रहे हैं। मोदी मुख्य तौर पर विदेश नीति में ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, जो घरेलू नीति है, उसमें मोदी का हस्तक्षेप उत्तरोत्तर कम होता चला जा रहा है। कभी कभी तो इतना कम हो जाता है
कि अखबारों में उनके समर्थक लिख लिख के सफाई देते हैं कि ऐसा मत मानिए कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं और मोदी जी की शासन प्रशासन में दिलचस्पी नहीं है। इसी प्रक्रिया में संघ यह भी दिखाना चाहता है कि हिंदुत्व की राजनीति में नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी नहीं है, जो पिछले 10 साल में एक छवि बन गई थी, और खासतौर से रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तो ये छवि निश्चित रूप से बनी। वहां नंबर 1 पर मोदी थे, नंबर 2 पर मोहन भागवत थे, और नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। अब संघ ये दिखाना चाहता है कि नंबर 1 पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसके सरसंघ चालक हैं, जिन्हें हर स्वयंसेवक परम पूजनीय शब्द सामने लगाकर ही उन्हें संबोधित करता है। भले ही नरेंद्र मोदी की संघ आयु मोहन भागवत से अधिक हो, लेकिन वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक हैं, वे ही तय करेंगे, उसी हिसाब से भाजपा भी चलेगी और उसी हिसाब से संघ के अन्य संगठन भी चलेंगे। और इसका पहला स्पष्ट सार्वजनिक प्रमाण तब मिला जब नागपुर में माधव नेत्रालय का उद्घाटन समारोह हो रहा था। कहने के लिए उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से होना था, लेकिन उस उद्घाटन में जो मुख्य बात बोली वो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बोली, और नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे हुए उस भाषण को सुनते रहे। पिछले 10 साल में ये पहला दृश्य था जब नरेंद्र मोदी ने किसी का भाषण सुना हो। आज तक होता ही है कि किसी भी मंच कोई भी हो, नरेंद्र मोदी आते हैं, भाषण देते हैं, और भाषण देने के बाद में और उनके सामने कोई लेक्चर होने होते हैं दूसरों के, उनके आने के पहले हो जाते हैं। उनके आते ही उनका भाषण होता है और उसके बाद वो कार्यक्रम धन्यवाद देकर समाप्त हो जाता है। लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें मोहन भागवत ने पूरा वक्तव्य दिया अपना, और पूरे वक्तव्य में केवल उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय कहकर एक बार उनको संबोधित किया। बाकी उन्होंने संघ कैसे काम करता है, संघ के स्वयंसेवक किस तरह समाज सेवा करते हैं, इसका अपनी सधी हुई भाषा शैली में उन्होंने भाषण दिया, और बाकी बाद में कहा कि अब मैं भी प्रधानमंत्री को सुनना चाहता हूं, वो मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता। उसके बाद नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए खड़े हुए। तो इस कार्यक्रम ने भी स्पष्ट कर दिया कि नंबर 1 पर कौन है। अब हिंदुत्व की राजनीति में साफ हो गया है नंबर 1 पर कौन है, और यह भी साफ हो गया है कि जितने भी विधानसभाओं के चुनाव होंगे या जितने भी चुनाव होंगे, उनकी जीत का श्रेय स्वयंसेवकों को दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया जाएगा। जीत का श्रेय लेने के मामले में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी। इससे स्थापित ये होगा कि अगला प्रधानमंत्री पद का जो भी उम्मीदवार होगा 2029 में, वो संघ चुनेगा, संघ तय करेगा, और वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी तो नहीं होंगे। इस तरह से देखा जाए 2029 में प्रधानमंत्री कौन होगा, इस रणनीति का पहला चरण माधव नेत्रालय के उद्घाटन के साथ ही पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण की शुरुआत होगी। देखिए यह दूसरा चरण कैसे धीरे धीरे नजारे में अपने आप को पेश करता है। धन्यवाद।